नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 7वां दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में आज कौन से महत्वपूर्ण कामकाज लिस्टेड हैं, साथ ही दिखाएंगे किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी होगी बात। सदन के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा और मोहम्मद फातेह टीपू। इन दोनों से हम ताजा अपडेट लेंगे। वहीं स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जम्मू से बीजेपी के लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद हैं, स्वागत है आपका। साथ ही उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। संसद में आज के एजेंडे को लेकर विस्तार से बात होगी और आज के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त विधेयक 2022 पर आज लोकसभा में होगा विचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक को पारित करने का भी करेंगे प्रस्ताव। विनियोग विधेयक 2022 भी कार्यसूची में शामिल। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा रहेगी जारी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान आज। 2022-23 के लिए अनुदानों की बकाया मांगों को भी सदन की मंजूरी के लिए किया जाएगा पेश। और रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में रहेगी जारी। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने रखे विचार और सुझाव। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी होगी चर्चा। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से नजर डालेंगे, अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ, उस पर रिकैप के जरिए एक नजर डालते हैं। लोकसभा में कल नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, जिसके बाद लोकसभा ने नागर विमानन मंत्रालय के अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी लोकसभा में करीब 5 घंटे की चर्चा हुई। वहीं 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा का राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। इसके बाद राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2022 को लौटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा में कल कार्य मंत्रणा समिति का 31वां प्रतिवेदन भी पेश किया गया। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की जो कार्यसूची है, अहम कामकाज लिस्टेड है। सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकसभा में क्या कुछ खास आज रहने वाला है। 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में आज भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है। पत्तन, पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को भी सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा विनियोग विधेयक 2022 पेश, विचार और पारित किए जाने के लिए एजेंडे में शामिल है, जिसे 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों के स्वीकृत होने पर लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2022 पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगी। कार्य मंत्रणा समिति के 31वें प्रतिवेदन से सदन की सहमति का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इनमें सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन, विदेश मामलों संबंधी समिति की रिपोर्ट, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। सीधा संसद भवन परिसर चलेंगे। मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
सूरज, आज की कार्रवाई को लेकर लोकसभा में और किस तरह का अपडेट है और कौन से अहम कामकाज हैं जिन पर आज नजर रह सकती है, और खास तौर से हम देखेंगे जो वित्तीय कामकाज है एक तरह से वो पूरा होता देख सकते हैं आज लोकसभा के अंदर हम। बिल्कुल प्रीति, अगर हम बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र इस बार ऐतिहासिक तौर पर पहले चरण में भी चला और दूसरे चरण में भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। हालांकि कल हमने प्रश्नकाल में एक व्यवधान देखा था जब डीजल और पेट्रोल और घरेलू एलपीजी के दामों को बढ़ने को लेकर विपक्ष वेल में आ गया था, हंगामा कर रहा था। इस वजह से हमने देखा था 15 से 20 मिनट प्रश्नकाल बाधित भी रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कामकाज सुचारू रूप से सदन में चला, जहाँ हमने देखा कि नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ी हुई जो चर्चा थी उसको कल जवाब मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। उन्होंने जितने भी सवाल सांसदों द्वारा इस मंत्रालय के अनुदान की मांगों की चर्चा के दौरान उठाए गए थे उनका जवाब दिया, चाहे वो निजीकरण की बात हो, चाहे मिशन गंगा के तहत यूक्रेन से जो हमारे विद्यार्थी और भारतीय लोगों को लाया गया उनकी बात हो, और तमाम जो बातें थी उनका उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के अपने रिप्लाई में उसका जवाब दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि 4 घंटे तकरीबन इस चर्चा के लिए आवंटित थे, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा इस पर चर्चा हुई। और लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि जो होली की छुट्टी हुई थी उसके बावजूद भी 137% से ज्यादा कामकाज लोकसभा में चल रहा है। उसके बाद हमने देखा था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान से जुड़ी हुई चर्चा लोकसभा में शुरू हुई और उस पर जो सांसदों ने अपने अपने सवाल उठाए। जैसे कांग्रेस के सांसद ने कहा कि निर्यात को लेकर सरकार दावे बहुत कर रही है लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं चीन और अन्य देशों से जो है सामान आयात हो रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, पूरे विश्व पटल पर अब एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर और निर्यात के क्षेत्र में भारत अच्छा कदम उठा रहा है। ये सब कामकाज हमने कल अच्छी चर्चा देखा था, इस पर भी 5 घंटे की चर्चा हुई। कल हमने शून्यकाल में प्रीति अगर हम बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने मिड डे मील का मुद्दा शून्यकाल में उठाया। वहीं लोकसभा में बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांतो मजूमदार ने जो बीरभूम में लोगों को जिंदा जला देने की घटना हुई उसका मुद्दा उन्होंने शून्यकाल में उठाया। उसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के जो सदन में नेता है सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा कि ये कि दो दल के बीच लड़ाई नहीं थी बल्कि आपसी जो लड़ाई थी वहां पर उसमें दुर्घटना हुई, इसकी जांच राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही है। प्रीति, अगर हम आज की बात करें तो आज भी प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल के अंदर हैं जिन्हें पूछा जाना है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आज स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट भी सदन के अंदर रखी जाएगी। कुछ विपक्ष के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है जिसमें कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो रही है और उसके बाद श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं वो भारत आ रहे हैं रिफ्यूजी के तौर पर, तो वो सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस और ये तमाम मुद्दे हैं। उसके बाद हम आज देखना चाहेंगे जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय पर जो कल चर्चा हुई थी उसका जवाब आज संबंधित मंत्री देंगे। साथ में 2 अनुदान की मांगे चाहे फिशरी और शिपिंग से जुड़ा हुआ जो है उसे भी लाया जाएगा। और आज की कार्यसूची में 6 बजे तकरीबन जो तमाम बजटीय प्रक्रिया है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। अनुदान की मांगे जो तमाम मंत्रालयों से जुड़ी हुई जिनको गिलोटिन एक शब्द कहा जाता है, आज उन्हें समेट कर 6 बजे मतदान के लिए लिया जाएगा और आज बजटीय प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और जैसे ही अनुदान की मांगों पर जो तमाम मंत्रालय से जुड़े हुए हैं इनको सदन में मतदान के बाद पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को सदन में रखा जाएगा जिसे पारित कर लिया जाएगा। इस तरह से बजट जो सत्र जिसका पहला और दूसरा चरण चल रहा है उसमें बजटीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि प्रीति, हमने देखा है तमाम महत्वपूर्ण विधायी कामकाज लोकसभा में अभी आने बाकी है जिसमें बिल्कुल, और इसके बाद उन पर नजर होगी जाहिर तौर पर। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम और अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। जुगल किशोर जी, पहला रिएक्शन आपसे। एक तरह से आज हम माने जो आप एजेंडा देख रहे हैं खासकर लोकसभा में, आज वित्त विधेयक को भी हम आता देखेंगे लोकसभा के अंदर। जो बजटीय कामकाज है वो कहीं ना कहीं जो वित्तीय कामकाज है वो आज हम पूरा होता देखेंगे। इससे पहले जो अनुदान मांगों पर हमने चर्चा देखी उसमें भी हमने काफी स्वस्थ चर्चा इस बार हम कह सकते हैं देखी गई है। तो ये पूरा जो बजट का ये भाग रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बजट सत्र प्रारंभ हुआ था और अब ये अंतिम चरण में जा रहा है, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ इस पर चर्चा जो है वो हुई है। और बजट तो अच्छा था ही, लेकिन बजट के साथ साथ अनुदानों की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसमें हर
पार्टी का सदस्य जो है वो हिस्सा ले रहा है और अपने क्षेत्र की बात भी रख रहा है और क्षेत्र के साथ साथ देश के विकास की बात भी कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे मंत्री हैं वो उसका उत्तर भी दे रहे हैं। ये एक प्रक्रिया रहती है जिसे कि बड़े अच्छे तरीके से लोकसभा में आज जो है वो पारित जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए कोविड महामारी के बाद ये जो इस बार का बजट सेशन रहा है बहुत ही अच्छा और सकारात्मक दृष्टि से इस पर जो है वो चर्चा जो है वो की गई है। इसमें हर एक पार्टी का सहयोग रहा है, किसी एक पार्टी का योगदान नहीं है और जिस तरह से इस बार का सत्र चला है, लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी है, वो बड़ी सराहनीय है और सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इसमें योगदान जो है वो रहा है और कार्रवाई जो बिजनेस जो रहता है लोकसभा का जो बिल रहते हैं जो इसके अलावा जो 0 आवर्स रहता है या कॉलिंग टेंशन रहती है, जितनी भी कार्रवाई लोकसभा की रही बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बार का तो बजट सेशन जो अभी चल रहा है बहुत ही सराहनीय है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुझे इससे संतोष है कि इस बार अपोजिशन की पार्टीज ने भी एक अच्छा रोल जो है अपना लोकसभा की कार्रवाई में निभाया है और सहयोग दिया। ठीक है। चौधरी सुखराम सिंह जी, बजट में हम देखें जो प्रावधान रहे उन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और हम जो मंत्रालय के अनुदान मांगे हैं जैसा मैंने कहा उस पर चर्चा के दौरान हम बातें देख रहे हैं। और एक तरह से देखें जो IMF ने कहा है कि 2022 में 9% की दर से भारत विकास करने वाला है। इस जो विकास का रोड मैप है और उसके बाद जो हमने बजट देखा और अब उस पर एक औपचारिक सहमति संसद की विधेयक पर मंजूरी के जरिए, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जब कोई बजट किसी महिला द्वारा बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि सारी बातें जो पुरुष छोड़ जाते हैं कहीं ना कहीं महिला कभी छोड़ती नहीं। मैं समझता हूँ कि माननीय इंदिरा जी के बाद पहली वित्त मंत्री हमारी सीतारमण जी हैं और इन्होंने कोई चूक नहीं होने दी बजट में। इस प्रकार से उसको सजोया है कि विपक्ष में भी यदि कोई आरोप लगाना चाहे तो बड़ा कठिन होगा। मैं समझता हूँ कि ये बजट उनकी सूझबूझ का परिणाम है और इस बजट के आने से इसके बाद में देश को नई प्रगति मिलेगी, नई गति मिलेगी। मैंने हाउस में ही कहा था कि बजट पेश हो रहा था, सीतारमण जी की योग्यता कुशलता उससे जाहिर होती है। ठीक है। नारायण दास गुप्ता जी, आपका कमेंट, आज हम वित्तीय कामकाज एक तरह से पूरा होता देखेंगे लोकसभा में। मैं पिछले 4 साल से राज्यसभा में हूँ आम आदमी पार्टी का और मैंने कार्रवाई देखी पिछले, लेकिन ये सदन है इसमें एक अलग सोच थी। जैसे हमारे साथियों ने कहा, सकारात्मक सोच से सभी पार्टियों ने एक आवाज में मिलकर जो है काम किया और मैं ये कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों ने मिलकर काम किया और एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई ना विपक्ष की तरफ से और ना सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई आई है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है लेकिन बहुत ही, और जहां तक है GDP की बताया कि भाई आगे जो है अर्थव्यवस्था जो है बहुत ऊंचाई की तरफ जा रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जिस प्रकार से हम एक संकट से निकल के आए हैं उसको देखते हुए तो हिंदुस्तान मैं देख रहा था कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हमने $4 अरब का निर्यात जो है, ये भी एक कहीं ना कहीं मतलब जो है इंडिकेट करता है कि हम कहीं आगे जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है और एक्सपोर्ट से। अब इसमें सिर्फ एक ही है जो प्रश्न उठता है कि आज हमारे युवा के लिए जो है कहीं रोजगार की समस्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए सदन में और कहीं न कहीं रोजगार की जो है साधन निकलने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहा कि बजट जो है हमारे आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बड़े अच्छे ढंग से पेश किया और जितनी भी अनुदान मांगे हुई हैं अलग अलग मंत्रालयों से वो सब पास हो गई हैं और मुझे लगता है जो बाकी अभी 10-12 दिन बचे सेशन के 8 अप्रैल तक है
और इसमें भी कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, बिल्कुल बगैर किसी कठिनाई के। किसी भी विपक्ष का भी और दोनों मिलकर काम जी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक कहीं किसी प्रकार का जैसे कि डिस्टरबेंस होती थी हाउस में पहले देखा गया, अब के पूरा सुचारू रूप से काम हुआ है। जी और आशा करता हूं मैं अगले बचे हुए जो 12 दिन की कार्रवाई और बची आज के दिन मिला ठीक है और उसमें ठीक भी जो थे अभी बिल जो है कोई 13-14 बिल लगे हुए हैं जो कि आगे आने वाले सदन में आएंगे। हाँ अलग अलग सभी का मतलब जो है काफी, और इस प्रकार से जी रिपोर्टें भी कमेटी की पहले की निस्बत मैंने देखा है कि जो रिपोर्टें आ रही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की वो भी काफी बड़ी अपने संख्या आप में आ रही में है। जी बिल्कुल आज काफी के भी अहम जो है। रिवाइज लिस्ट जी मैं आऊंगी थोड़ी देर में। नारायण दास गुप्ता जी आपके कमेंट के लिए एक बार फिर आऊंगी। कुमार राकेश जी मैं सच बताऊं तो पहला जो कमेंट था मैं आपसे थोड़ा टेक्निकली और संसदीय प्रणाली का कितना अहम हिस्सा है ये फाइनेंस बिल एप्रोप्रिएशन बिल की बात करूं उस पर आने वाली थी, लेकिन अब सवाल मेरा बदल गया क्योंकि संसद के अंदर भी और यहाँ जो स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जो संकेत यहाँ मिल रहा है चर्चा के दौरान, जिस तरह से आपस में प्रशंसा भी हो रही है, सराहना भी हो रही है, सहयोग की बात भी हो रही है, ये कितना अच्छा संकेत आप देख रहे हैं? देखिए हमने पहले भी देखा है कि कई बार इनफैक्ट बजट सेशन पूरा का पूरा वॉश आउट रहा है। तो इस बार का बजट सेशन इस बात के लिए यूनिक रहा है कि इस बार डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं रही है। और जब से ये सेकेंड लेग ऑफ बजट सेशन शुरू हुआ है तो इसमें तो इनफैक्ट अभी तक जो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी है वो 100% से ज़्यादा रही है। और शायद ही हमने देखा है कि डिस्टर्बेंस से कोई भी थोड़ा सा भी व्यवधान ज़्यादा पड़ा हो। कल हमने देखा कि 15-20 मिनट के लिए लोकसभा एडजर्न हो गई थी वो पेट्रोल प्राइस राइज के इशू पर जनरली कल भी जो एविएशन मिनिस्ट्री के डिमांड ऑफ ग्रांट पर जो डिस्कशन हुआ, उसके पहले रोड हाईवेज मिनिस्ट्री के जो डिमांड ऑफ ग्रांट पर हुआ और सारे जीरो आवर भी। तो इस बार का ये एक सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है इस सेशन का कि सदन में व्यवधान बिल्कुल नहीं हुआ है, उससे सारे लोगों को अपनी अपनी बात करने का मौका मिला है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं तो शायद विपक्ष में एक रिकंसिडरेशन है उनकी स्ट्रैटेजी का कि जो हर बार सदन में व्यवधान पड़ता है तो उसका पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है शायद पॉजिटिव नहीं है। इस बार जैसे असेंबली के जो इलेक्शंस आए हैं बीजेपी ने फिर इससे काफ़ी अच्छा किया है और एक विपक्ष के अंदर भी चर्निंग हो रही है, कांग्रेस में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिकैलिब्रेशन ऑफ स्ट्रेटजी भी है अपोजिशन की तरफ से और मुझे लगता है इसका एक परिणाम तो अच्छा ही है। संसद के अंदर बहस हो, बहस में लोग अपनी बात कहें, आलोचना भी हो तो एक अच्छे वातावरण में हो ताकि गवर्नमेंट को भी जवाब देने का मौका मिले और लोगों तक भी बात जाए कि क्या सच्चाई है। तो ये तो काफ़ी अच्छा मैसेज है इस बार। बिल्कुल। और जुगल किशोर जी, जैसे मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि जो विकास दर को लेकर अनुमान जताया गया है IMF की तरफ से भी और जैसा कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कि 8 से 8.5% के बीच विकास दर रहेगी 2022-23 में, और जो कोविड की चुनौतियां हैं जिनसे पूरी दुनिया जूझ रही है और धीरे धीरे पट रही है और एक तरह से विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए जो इस बार का बजट रहा और उसके बाद हम जो चर्चा भी देख रहे हैं, आप कितना मान रहे हैं वो जो बड़े प्रावधान रहे, जो फोकस रहा है इस बार बजट का, वो कितना पॉजिटिव मान रहे हैं आप? देखिए, कोविड की वजह से काफ़ी परेशानियां जो हैं वो देश भर में आई थी और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो दूरदृष्टि सोच है उसकी सराहना करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोविड महामारी से लोगों को, देश को निजात जो है वो दिलाई है। और खर्चा भी काफ़ी हुआ होगा, आर्थिक दृष्टि से भी परेशानियां आ सकती थी, लेकिन इस समय जो देश का नेतृत्व टीम कर रही है और विशेष तौर पर अब कोविड के बाद जैसे सबने जहां पर कहा कि एक सकारात्मक सोच के साथ सारी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये संकेत हैं कि देश की आर्थिक दृष्टि से भी जो है वो सुधार जो है उसमें होने वाला है। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, रही बात बजट की, तो कोविड के बाद ऐसा बजट पेश करना, ये ठीक कहा सुखराम जी ने कि भाई निर्मला सीतारमन जी की जो सोच है और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ने के संकेत जो हैं उन्होंने दिए हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए ही ये बजट जो है वो बनाया गया है और वो कार्य जो
पीछे रहते जा रहे थे। विशेष तौर पर मैं जल जीवन मिशन की ही बात करूं तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा प्रावधान जो है वो इसमें रखा हुआ है, ताकि वो सुविधाएं जो जिससे हमारे देश के नागरिक आज तक वंचित रहे हैं वो सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंच सकें, उसी की तरफ इन्होंने ज़्यादा फोकस जो है वो दिया है। तो एक अच्छा और अच्छे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में देश जो है वो विकास की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ेंगे और पहले राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस पर हम नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा की बात करें तो रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। साथ ही श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होनी है। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही राज्यसभा में भी अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण, विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और सहकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा को लेकर और किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं? जो लिस्टेड कामकाज है हम देख रहे हैं, मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा और समितियों की रिपोर्ट, ये दो तो अहम चीजें रहने ही वाली हैं। इसके अलावा और क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? देखिए प्रीतिजा, आपने जैसा जिक्र किया कि कल रेल मंत्रालय के अनुदान पे चर्चा हो रही थी, आज भी वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो संसद का बजट सत्र है उसका दूसरा हिस्सा वो अपने अंतिम चरण पे है, लेकिन विपक्ष जो लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से व्यवधान पैदा किया जाए, लेकिन वो रचनात्मक कार्य की वजह से किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक पेट्रोल डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम को लेकर के विपक्ष ने कोशिश की कि नियम 267 के तहत विपक्ष के कुछ नेताओं ने, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राम गोपाल यादव और कुछ और नेताओं ने नोटिस दिया कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सभापति ने ये कहा कि हम अभी चर्चा की अनुमति इस पर नहीं दे सकते, क्योंकि जो अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है आप इसके बीच में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हंगामा किया गया और उसके बाद में सदन को कुछ देर के लिए प्रति स्थगित कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर फोकस ये रहा कि कुछ तकनीकी सवाल भी विपक्षी सांसदों, खासकर कांग्रेस के जरिए उठाया गया कि जो तकरीबन 1.40 लाख करोड़ का जो बजट जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया गया, उसमें किस तरीके से जो ये राजस्व आधारित बजट है इसमें कैसे खर्च लाए जाएंगे, किस तरीके से जो वहाँ पे बैंकरप्ट एमएसएमईज है और जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनको किस तरीके से जीवित किया जाएगा। विपक्ष ने ये सवाल किया कि आमतौर पे एमएसएमईज चूंकि वहाँ पे बैंकरप्ट है और या तो वो सेंट्रल की बजटरी स्कीम पर निर्भर होती हैं, तो ऐसे में क्या प्रोविज़न गवर्नमेंट ला रही है जिससे वहाँ पर वो जीवित हो सके, क्योंकि सरकार का लगातार ये मानना रहा है और कि हम सबका साथ, सबका विकास और समावेशी विकास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि 370 हटने के बाद में प्रति केंद्र सरकार का ये तीसरा बजट है, ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल संसद राज्यसभा में ये जवाब दिया कि जनवरी 2022 में जो दुबई में एक्सपो हुआ वहाँ से करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले जम्मू कश्मीर में विकास के लिए, जिसके ज़रिए से जो वहाँ की बेरोज़गारी है, जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं अब तक नहीं थी, उनको पटरी पर लाया जा सके। और प्रीति देखिए, देखने की बात है इसमें, एक आप समझने की बात यह है कि आमतौर पर जो देश का युवा है वो दिल्ली आना पसंद करेगा, वो IT सिटी जाना पसंद करेगा, वो आर्थिक राजधानी मुंबई जाना पसंद करेगा। केंद्र सरकार की कोशिश ये है आने वाले समय में कि कश्मीर में वो माहौल पैदा किया जाए, वो उस तरह की सुविधाएं दी जाए कि देश का जो बाकी युवा है वो कश्मीर में नौकरी करने जो है जा सके, और जिससे जो आपस में जो एक सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने यह भी कहा कि 370 हटने के बाद में कश्मीर का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास भी हुआ है। तो फिलहाल इस पर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और सदन में प्रीति वित्त मंत्री ने एक सारगर्भित जवाब दिया। प्रीति, बिल्कुल। मोहम्मद फातेह टीपू, हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। चौधरी सुखराम सिंह जी, राज्यसभा में जो चर्चा हम देख रहे हैं और खासकर अनुदान मांग तो नहीं कहेंगे क्योंकि मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होती है राज्यसभा के अंदर, जो
रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा फिलहाल हमने देखी है। जाहिर तौर पर तमाम सुझाव भी दिए जा रहे हैं, तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। फिलहाल इस चर्चा को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रेलवे जो है वो हमारे देश की एक तरह से लाइफलाइन है और कनेक्टिविटी को लेकर सरकार कह रही है कि हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, सुरक्षा को लेकर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं और पटरियों पर जो दबाव था उसे कम करने के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर कितनी बदलती आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि जब रेल बजट अलग से प्रस्तुत बनता था तो जो सुविधाएं रेलवे को मिलती थी वो नहीं मिल पा रही। मैंने पिछले सत्र में भी मामला उठाया था, सदन में कई महत्वपूर्ण बातें उठाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ उन पर कोई विचार अब तक नहीं हुआ। अगर अलग से रेल बजट प्रस्तुत हो, जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी पेश करते, वित्त अलग पेश हो, रेल बजट अलग पेश हो, पहले जो इन्होंने दोनों को एक में कर दिया है, मैं समझता हूँ कि इससे जो विकास के कार्य थे रेलवे के वो बाधित कहीं न कहीं हुए हैं। इस मामले में कई सुझाव मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन लगातार मैं समझता हूँ कि किसी भी अमल करने का काम नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य है कि रेल मंत्री वित्त मंत्री हैसियत रेलवे जो बजट पेश करती हैं रेल मंत्री की हैसियत से नहीं, जब तक पुरानी तरीके से रेलवे का बजट प्रस्तुत हो और उस पर बिंदुवार विचार हो, तभी समझता हूँ सारी बातें जो बानी सांसदों की हैं, क्षेत्र समस्याएं हैं, उन पर निर्णय हो पाएगा, उन्हें निपटारा हो पाएगा। ये इसमें कमी है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी प्रयास तो करती हैं, लेकिन बड़ा मंत्रालय रेलवे का है। रेल बजट जब तक अलग से नहीं प्रस्तुत होगा तब तक मैं समझता हूँ सुधार इसमें संभव नहीं है। ठीक है, नारायण दास गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? फिलहाल जैसा मैंने कहा कि सरकार तो कह रही है कि वो अब रेलवे का अब तक उपयोग किया गया था, लेकिन अब एक नई नीति और नई दृष्टि के साथ एक तरह से मैं कहूँ कि नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या सुझाव? एक चीज होती है क्लेम करना और एक चीज है कि उसको अमली जामा पहनाना। जैसे अभी हमारे सांसद साहब ने कहा कि रेलवे बजट सेपरेट आना चाहिए, इसको मिक्स करके, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे और जैसे आपने सही कहा कि लाइफ लाइन है हिंदुस्तान की, तो इसको सेपरेट आना चाहिए, इसको सेपरेट ही चर्चा होनी चाहिए हाउस में। उसमें सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। रेलवे में तो बहुत विकास होना है, लेकिन इस प्रकार से वित्त मंत्री इसके बारे में बात करें, संसद में रेल मंत्री को आके अपना बजट पेश करना चाहिए, क्या विकास की उनकी आगे परियोजनाएं हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उससे क्या होगा, सदन में विपक्ष का और सत्ता का दोनों का ही एक कलेक्टिव जिसे कहते हैं विजडम बने। और ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि रेलवे बजट का अलग से आना चाहिए और उसमें विकास की जो गति है वो तेज होएगी। और अभी बहुत विकास होना है रेल में। अभी जो कॉरिडोर जो है अलग अलग बनने हैं, अभी तो पटरियां इतनी नहीं अवेलेबल है कि हमारा जो है लॉजिस्टिक सिस्टम जो है इतना मजबूत नहीं है रेलवे का, जो आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए होना चाहिए। तो ये मैं भी इस विचार का हूँ कि रेलवे बजट संसद में अलग से पेश करना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए विस्तार से, तो उससे क्या है विकास की गति और बढ़ेगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसमें जुगल किशोर जी? क्योंकि कल खड़गे जी ने भी यही बोला और यहाँ पे भी हम सुन रहे हैं कि क्या जरूरत थी रेल बजट को आम बजट में मिलाने की? ऐसे देखिए, इससे पहले तो कई सालों से ये एक परंपरा चली आ रही थी कि रेलवे बजट जो है वो अलग से पेश किया जाता था और रेलवे मंत्री जो हैं वो सारा अपना लेखा जोखा जो है था वो रखते थे। लेकिन क्या रेलवे बजट अलग पेश करने से इतने सालों की जो परंपरा थी उसके माध्यम से हमें कोई लाभ मिल रहा था क्या? मुझे ये बताएं कि देखिए, रेलवे बजट अलग पेश दोबारा से हो जैसे कि पहले होता था, लेकिन जब रेलवे बजट अलग से पेश होता था तो तब क्या ये सारी सुविधाएं जो आज यात्रियों को दी जा रही हैं ये दी जाती थी क्या? क्या ये जो बायो टॉयलेट की बात आज हम करते हैं तो क्या वहाँ पर ऐसे टॉयलेट की सुविधा थी क्या? ये जो पटरियों पर रेल चलती थी, जिस रास्ते से हम गुजरते थे तो एक स्मेल जो है वो वहाँ पर हर एक पटरी में हमें मिलती थी, जिससे बीमारियों का भी बढ़ना लाजमी था।
उसके अलावा ये जो आज हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्या अलग बजट पेश जब होता था तब इस पर कोई सोच थी? क्या वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो हैं वो भारतवर्ष में चल रही थी, क्या उसकी कोई योजना थी? क्या रेलवे अलग बजट जब पेश करता था तो रेलवे जो है वो लाभ में चलता था या घाटे में चलता था? इन सब बातों पर विचार करें तो लगता है कि नहीं, रेलवे बजट अलग से पेश करने का कोई लाभ जो है वो नहीं था। रही सुख सुविधाओं की बात, तो मुझे लगता है कि पहले से आज वो सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो रेल मंत्रालय देने का प्रयास कर रहा है जो एक आम यात्री को चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार का कदम था कि बजट में ही रेल का बजट भी पेश किया जाए, तो वो ये एक अच्छा स्टेप था। अन्यथा आज क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई रेलवे बजट को भी आम बजट के साथ पेश कर दिया जाता? तर्क के साथ बताएं कि भाई ये था, ये होना था। मैंने बताया ना कि भाई आज हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, आज वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो दौड़ रही है। आज सफ़र जो पहले 6 घंटे का होता था आज वो 3 घंटे का हो गया है। आज पटरियां साफ सुथरी दिखा दे रही हैं, रेलवे में वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और बड़े बड़े सुधार जो हैं वो रेल यात्रियों को वहाँ पर दिए जा रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रही हैं। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि पहले कितने एक्सीडेंट होते थे, आज वो एक्सीडेंट भी कम हुए हैं। और जो फाटक जहाँ आपने देखा कि फाटकों की क्या हालत होती थी और आए दिनों फाटक पर वहां पर एक्सीडेंट होते थे। ये सारी चीजें जो हैं वो अब हुई हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो सरकार का कदम था ये एक सराहनीय कदम है और अब हमारा रेल मंत्रालय या रेल सिस्टम जो है वो बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है कुमार राकेश जी, क्योंकि जो हमने चर्चा अभी देखी राज्यसभा में, उसमें एक तो केरल और तमिलनाडु में परियोजनाओं को लेकर सवाल उठे थे कि यहाँ और कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की जरूरत है और जो परियोजनाएं हैं उन पर काम होने की जरूरत है। लेकिन जो अहम सवाल था, जो ज्यादातर उठा है, वो यही उठा है कि वित्त मंत्रालय रेल मंत्रालय का बजट क्यों पेश करेगा। एक तरह से सवाल यही हो रहा है। एक समय ये भी था जो माना जा रहा था कि जो रेल बजट आता है वो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए सामने आता है। तो क्या फायदे, क्या नुकसान आपकी नजर में लग रहे हैं जब रेलवे की हम बात कर रहे हैं? नहीं, जैसा आपने बोला कि रेलवे मंत्रालय का बजट वित्त मंत्रालय क्यों पेश करेगा, मैं ये पूछूंगा कि रेलवे मंत्रालय का एक अलग से बजट क्यों होगा और किसी मिनिस्ट्री का होता है क्या? देखिए, रेलवे बजट एक अलग से देने की प्रैक्टिस वो ब्रिटिश एरा में शुरू हुआ था, जब रेलवे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा स्रोत था। जो गवर्नमेंट का, जो देश का जीडीपी होता था, उसमें रेलवे का रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत था। समय के साथ रेलवे का रेवेन्यू श्रिंक हो गया, कम हो गया, और फिर हमने देखा कि पिछले 20-30 सालों में रेलवे का जो एक सेपरेट बजट पेश होता था वो एक पॉपुलिज्म का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। नई नई ट्रेन अनाउंस होती थी, सेफ्टी पर कम ध्यान दिया जाता था, ट्रैक्स को बड़ा करने के लिए, उसको डबल करने के लिए, जिन चीज़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा हो उस पर शायद कम ध्यान होता था। और जो मिनिस्टर्स होते थे, हम देखते थे कि जब कोलिशन सरकार थी तो रेलवे पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट होता था, एक पॉलिटिकल स्टेचर की लड़ाई होती थी। तो उसके पीछे एक यही पर्पस होता था कि भाई जिसके पास पोर्टफोलियो होगा वो ज़्यादा ट्रेन अनाउंस करेगा, अपने राज्य में जो भी उसकी लोकल पॉलिटिक्स है उसको कैटर करेगा। तो इससे कोई ओवरऑल देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो 2017 में जब पहली बार रेल बजट को अरुण जेटली जी के टाइम वो मर्ज किया गया यूनियन बजट में, तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने स्वागत ही किया। और ये जो बेसिकली डिमांड है कि रेलवे बजट एक अलग से पेश हो, ये बेसिकली पॉलिटिकल डिमांड है जो कुछ लोगों की तरफ से आती है। लेकिन इंडिया एक अदरवाइज एक अकेला कंट्री था जहां रेलवे के लिए एक अलग से बजट पेश होता था। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस हर जगह है कि रेलवे बजट भी एक कॉमन बजट का ही हिस्सा होगा। जी जी, ठीक है, इस पर हमने बात की है। इसके बाद आगे जो एजेंडा है उस पर भी हम रिएक्शन लेंगे। इसके बारे में मैं बता दूं कि 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जो अनुदान मांगे हैं उन पर लोकसभा में चर्चा आज भी जारी रहनी है। 23 मार्च को कांग्रेस के सांसद एंटो एंटनी ने चर्चा की शुरुआत की थी और कहा था कि सरकार निर्यात के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जरूरी और कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। वहीं विपक्ष ने सरकार पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के आरोप लगाए। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार के आर्थिक सुधारों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। सरकार का बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना दिखाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार के कदमों के चलते ही भारत धीमी गति से विकास करती अर्थव्यवस्था से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। अब तक 5 घंटे से ज्यादा समय की चर्चा
हो चुकी है, ये आज भी जारी रहेगी और चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है। साथ ही राज्यसभा के एजेंडे में रेल मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा शामिल है। 16 मार्च को बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने चर्चा की शुरुआत की थी। बुधवार 23 मार्च को बीजेपी सांसद अशोक वाजपेयी ने चर्चा को आगे बढ़ाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रेल को गरीबों के हक में बेहतर बनाने का आह्वान किया। साथ ही सरकार को इसके निजीकरण के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को रेल को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में व्यापक पैमाने पर रेलवे का दोहरीकरण और विद्युतीकरण हुआ है। साथ ही विश्व स्तरीय सिग्नल व्यवस्था होने से रेलवे दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। आज रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय हो रहे हैं। रेलवे में साफ सफाई के साथ ही सुविधाओं का विकास हुआ है। और फिलहाल सूरज मोहन झा का हम रुख करेंगे। सूरज, मैं चाहूंगी कि और जो अपडेट है खासकर 0 आवर को लेकर और क्वेश्चन आवर को लेकर, फिलहाल आप जो ताज़ा अपडेट है लोकसभा की उसे बताइए। बिल्कुल प्रीति, जैसे हम बात कर रहे थे, इस बार ऐतिहासिक बजट सत्र चल रहा है और अब तक हमने किसी तरह का व्यवधान अगर हम लोकसभा के लिहाज से बात करें तो नहीं देखा था। लेकिन कल हमने देखा था डीजल, पेट्रोल और घरेलू जो गैस है उसके दाम बढ़ने को लेकर विपक्ष काफ़ी आक्रामक था और प्रश्नकाल के शुरुआत में ही वो वेल में चला गया था। इस वजह से हमने देखा था 15 से 20 मिनट प्रश्नकाल लोकसभा में बाधित रहा था और हमने शून्यकाल में देखा था बंगाल का मुद्दा उठा था। आज भी ऐसी उम्मीद की जा रही है, चूंकि कुछ एडजमेंट मोशन में पहले बताया था कि श्रीलंका के मुद्दे पर हो और महंगाई के मुद्दे पर आज भी दिए गए हैं सदन के अंदर, जिन पर लोकसभा अध्यक्ष अपनी रूलिंग देंगे कि उसे स्वीकार करते हैं या फिर उसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन शून्यकाल में ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि आज बंगाल का मुद्दा फिर उठ सकता है, क्योंकि हमने देखा था कल सदन के बाहर जो अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि वो सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे, क्योंकि जो बंगाल में घटित हुआ है वो बहुत ही अमानवीय है। और जिस तरह से एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद, उसके बाद जिस तरह से एक पूरे परिवार को जला दिया गया, उस घटना से कहीं ना कहीं बंगाल शर्मसार हुआ है और उसे वो सदन में उठाना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कल उसको लेकर काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। तो वो एक मुद्दा हो सकता है। साथ में महंगाई के मुद्दे पर भी शून्यकाल में लोग उठाना चाहेंगे। प्रश्नकाल में आज हमने देखा है वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज लगे हुए हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय से, पेट्रोलियम मंत्रालय से, जल शक्ति मंत्रालय से, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सवाल लगे हुए हैं। तो ऐसी अपेक्षा है कि सदन आज सुचारू रूप से चलेगा। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने कल कहा था कि प्रश्नकाल को बाधित ना किया जाए, क्योंकि एक ऐसा मंच होता है जब सांसद आप सीधा मंत्रालय से उनकी जवाबदेही सरकार की तय कर सकते हैं। तो आप पूछ लीजिए, कोई भी अगर मुद्दा है तो वेल में ना आने की जगह शून्यकाल में आप बिल्कुल एक छोटा सा कमेंट सूरज, 5 घंटे जी सूरज माफ कीजिएगा रोक रही हूँ क्योंकि समय कम है और गेस्ट का भी रिएक्शन लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें तो इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर 5 घंटे की चर्चा हो चुकी है और हमने देखा है कि तीखे सवाल जो है वो उठाए भी गए हैं, तमाम सुझाव भी दिए गए हैं। इस पर चर्चा का कुछ समय कुछ पता लग पा रहा है, कितनी और चर्चा होगी इस पर? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से हमने देखा था कि अनुदानों की जो मांग है उस पर चर्चा 4 घंटे अलॉट रहती है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं 8 घंटे 10 घंटे चल रही है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पर भी 5 घंटे की चर्चा हो चुकी है। आज जिस तरह से 6 बजे का समय कार्यसूची में तय किया गया है गिलोटीन का, कि सभी अनुदान की मांगे जितने भी मंत्रालयों से जुड़ी हैं उनको इकट्ठा लिया जाएगा, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1-2 घंटे की इस पर चर्चा करा के, या हो सकता है जब पेपर ले हो जाए शून्यकाल ना लेकर या शून्यकाल लेने के पश्चात जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मंत्री हैं वो इसका जवाब दे। उसके बाद चूंकि 2 और अनुदान की मांगों पर चर्चा रखी हुई तो शायद उन्हें कराया जाए ताकि आज बजटीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। लेकिन यह तय है कि आज ही जो है बजटीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप अपने सांसदों को जारी किया है सदन में रहने के लिए, ताकि बजटीय प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। प्रीति, ठीक है, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ सूरज मोहन झा। जुगल किशोर जी, पहले आप ही से बात करूंगी। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदान मांगे हैं, 5 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है और ये आज भी जारी रहनी है। और जो अब तक चर्चा हुई है, जाहिर तौर पर जो आर्थिक नीतियां हैं, यहाँ तक कि नोटबंदी की एक बार फिर से बात आई और कहा यह जा रहा है कि जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं और इसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। देखिए, कहीं जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अच्छे कदम जो हैं वो उठाए हैं। अब उनको कोई जल्दबाजी कहे तो वो उनकी सोच रही है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में तो सब ने अच्छे प्रश्न जो है वो उठाए हैं, अच्छे सुझाव भी दिए हैं और सरकार ने कई अच्छे सुझावों को
माना भी है। तो ये अच्छा लगा कि भाई रही बात समय की, आप बात कर रहे थे कि भाई कितने घंटे तक और ये चर्चा चल सकती है। देखिए, हर पार्टी और हर पार्टी का सांसद चाहता है कि वो हर विभाग की मांगों पर अपने विचार जो हैं वो रखें और अपनी सोच जो है वो रखें, ताकि देश और लोगों को ये पता चले कि उनकी क्या सोच है। इसलिए हर पार्टी जो है समय थोड़ा अलाट होता है, लेकिन समय ज़्यादा लेते हैं और हर सांसद बोलना चाहता है और इसलिए समय जो है वो बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आज भी 2 घंटे चर्चा के बाद ही मंत्री जो हैं वो जवाब दे पाएंगे और उसके बाद बाकी लोकसभा की कार्रवाई जो है वो होगी। रही बात, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जहां बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि भाई ये जो रेलवे की आप बात कर रहे थे कि रेलवे का बजट जो है वो अलग से पेश हो, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था। हर पार्टी, अगर पहले एनडीए की सरकार थी, उसके बाद यूपी की सरकार है, दोबारा यूपी की सरकार थी, तो रेलवे मंत्रालय को लेकर तो एक बड़ी होड़ सी लगी रहती थी। रेलवे मंत्रालय के लिए बाकी मंत्रालयों को छोड़ दिया जाता था और फिर लोगों के साथ अन्याय नहीं होता था और इलेक्शन एजेंडा रेलवे मंत्रालय तय करेगा और फिर जो मंत्री जिस प्रदेश से बनेगा ना, अगर बंगाल का बना पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल की ओर रेलें दौड़ना शुरू करेंगी और अगर बना बिहार का, तो आपने देखा होगा कि क्या एजेंडा लेकर ट्रेनों की घोषणा होती थी और कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जाती, फिर उस एजेंडे को पूरा नहीं किया जाता था। बिल्कुल, ये पॉइंट हो गया कवर जी। धोखा सा लोगों के साथ होता था। ये बहुत बड़ा एक स्टेप जो है वो सरकार ने लिया है और अच्छा स्टेप है और जिस पर कि भाई देश और रेल मंत्रालय जो है वो अच्छा काम कर रहा है और देश के और नागरिकों की सुविधाओं के लिए वो बहुत ही अच्छी योजनाएं भी जो है वो ला। ठीक है चौधरी सुखराम जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की चर्चा पर बात करूं अनुदान मांगों पर, तो दानिश अली जो आपकी पार्टी के हैं उन्होंने कहा कि उद्योग जगत में डर का माहौल है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सरकार कह रही है कि ये हमारी नीतियां ही हैं जिस वजह से जो माइनस में एक तरह से अर्थव्यवस्था थी वो इतनी तेजी से पटरी पर आई है, जो आयात है हम घटा रहे हैं और निर्यात ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर दे रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार का दायित्व है कि सरकार जनता के हित में कौन सा मांग रखती है, कौन सा सुझाव देती है, कौन सा कार्य करती है। मैं अभी जो माननीय हमारे साथी ने जो बात कही उस पर आना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि रेलवे बजट को अलग से पेश किया जाए, पहली परंपरा थी, उस परंपरा का मैंने जिक्र किया। अब दिक्कत एक बात की है, एक सांसद को एक पास मिलता है, उस पास में लिखा होता है कि आपको एनी ट्रेन एनी क्लास में जाने का अधिकार है। आज क्या हो रहा है, कुछ ट्रेनें ऐसी हैं कि आपको उसमें लागू नहीं किया जा रहा है, कहा जाता है कि नहीं आपको जाने का अधिकार नहीं है। क्यों हो रहा है? ये निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण से हो रहा है। तब से जो हम लोगों को जो पास सुविधा मिली है सांसदों को, एनी ट्रेन एनी क्लास वाली, वो ख़त्म हो गई है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, उसमें सांसदों का सम्मान बढ़े घटे उससे मतलब नहीं है, तो ये इनका काम जाने। लेकिन जिस प्रकार से जब हम जाने की बात करते हैं उस ट्रेन से रोक दिया जाता है कि नहीं इसमें आप ऐसे नहीं जा पाएंगे, तो आखिर ये जो हमारा जो कार्ड जो आई कार्ड मिला हुआ है, इस कार्ड में लिख दिया जाए एनी ट्रेन एनी क्लास की जगह लिख दिया जाए इन ट्रेनों में आपको जो प्राइवेट ट्रेनें हो चुकी हैं इनमें नहीं जाने मिलेगा। तो निजीकरण से ये हो रहा है कि जो सांसदों का सम्मान था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। रेलवे में तरक्की हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बातें क्यों लिखी जा रही हैं? उन कार्डों को बुला करके पार्लियामेंट वाली कमेटी बुला करके उसको फिर लिख दे इन ट्रेनों में आप नहीं जा सकते हो, या सब में आप सब में अपने पैसे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक प्रकार मैं अपमान मानता हूँ सांसदों का, ये अच्छी बातें नहीं है। रेलवे बजट मैं फिर कह रहा हूँ, फिर उस पर आ रहा हूँ, रेलवे बजट से अलग प्रस्तुत होता था, बहुत सी बातें आ जाती थी, बहुत सी बातें नहीं आ पाती। मैंने उदाहरण दिया था, मैंने कानपुर की वाली रेलवे के लिए कहा था आज तक रेलवे का स्टेशन नहीं बना कानपुर देहात में, 2 बार कह चुका सदन में, इसके बाद नहीं बन रहा है, आखिर क्या कारण है? तो इसलिए इसमें दिक्कतें हैं, मानिए आप लोग न माने उसको हमें दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, चर्चा होगी रेलवे के कामकाज को लेकर। हाँ ठीक है, अब रेलवे से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं चौधरी सुखराम जी, आप और कुछ कहेंगे उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अनुदान मांगों को लेकर? जैसा मैंने कहा, सरकार कह रही है हम निर्यात बढ़ा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, एमएसएमई पर ध्यान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी चौधरी सुखराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि सत्ता का काम है, सरकार का विषय है। उस सरकार के विषय में सरकार को जिन मामलों में देश के हित में जो काम करते हैं उसमें हम समर्थन करते हैं, उसमें कभी मना नहीं करते कि जो सरकार देश के हित में जो काम कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े,
कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था चौपट हुई है देश की, ठीक है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं। ठीक है। वो ऐसी समस्या आ गई थी जिससे हर देश में दिक्कतें पैदा हुई, हिंदुस्तान में दिक्कत पैदा पड़ी, तो उसको मैं सरकार का समर्थन करता हूँ। लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि उसमें निर्णय करे, उसमें ऐसा काम वातावरण पैदा करे ताकि देश की अर्थव्यवस्था में दिक्कत भी ना हो और आम नागरिक को दिक्कतें जो आ रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आज हल्ला गुल्ला हो रहा है पेट्रोल प्राइस में, डीजल प्राइस में, गैस में, ये सारी चीज़ जो आवश्यकता की चीज़ें जनता की, आम आदमी को चाहिए जो चीज़ें चाहिए, जब तक उनका कंट्रोल नहीं होगा, उनके दाम स्पष्ट नहीं कर पाओगे, उनके दाम स्थिर नहीं कर पाओगे, तब तो मैं समझता हूँ हल्ला गुल्ला होता रहे, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे जनता के बीच हो। ये मैं चाहूंगा अपने साथी से ये बात अपने जब मीटिंग करें आपका पॉइंट क्लियर हो उसमें गया, बात करें और ये बात को निर्णय जी। करें। कुमार राकेश जी, फिलहाल आप क्या कहेंगे? इस मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा भी हम देख रहे हैं लंबी जा रही है, जो नियत समय है उससे बढ़ रही है। ये भी अपने आप में काफी अच्छा है कि चर्चा के बाद कुछ भी जो है वो पास हो रहा है संसद के अंदर, और अब तक की चर्चा इस मंत्रालय को लेकर आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए चर्चा में हमने देखा कि खासकर अपोजिशन मेंबर्स ने 2-3 बातें उठाई हैं। एक तो उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात के लिए टारगेट किया है कि भाई जो रेड होता है इंडस्ट्रियलिस्ट पर, उसमें एक कहने कि उनका कहना है कि एक पॉलिटिक्स भी होती है। कुछ लोग जो ऐसा लगता है कि सरकार के साथ नहीं है या पॉलिटिकली किसी और पार्टी के साथ हैं, तो उन पर रेड होता है, तो उनका कहना है एक सेलेक्टिव ये एजेंसीज का यूज़ हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि एमएसएमई सेक्टर की भी बात बहुत सारे अपोजिशन के लोगों ने उठाई है कि जो ग्रोथ है वो पहले से पिक तो हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट साइड से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कम है, तो एमएसएमई सेक्टर इन चीज़ों में नुकसान हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की लोगों ने बात उठाई, महंगाई की बात उठाई, और जैसे देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो अभी अब 2-3 दिनों से फिर से प्राइस राइज हो रहा है, तो उसमें लोगों का कहना है कि जब वो चुनाव हो रहा था अभी पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, तो लगभग 70-80 दिनों तक कोई राइज हुआ नहीं, अब धीरे धीरे राइज होने लगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो इसमें है। तो अब हम देखेंगे कि जब सरकार की तरफ से जवाब आएगा तो उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे हमने 1-2 अच्छी बातें भी देखी है, जैसे एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन वो हुआ है, तो एक रिकॉर्ड हुआ है। एक जो प्रोजेक्शन है बहुत सारी ग्लोबल एजेंसीज का, चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, कि इंडिया का ग्रोथ अब धीरे धीरे पिक कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जब गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आएगा तो अपोजिशन के जो क्रिटिसिज्म है, जो अटैक है, उस बारे में उनका क्या स्टैंड रहता है। ठीक है, जुगल जी आप कुछ ऐड करेंगे या रिप्लाई का इंतजार करें हम? नहीं, देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले दिनों कोरोना की वजह से जो परेशानी आई थी उससे भी देश को बाहर निकालना था, और अब जो ग्लोबल परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए भी आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अब देश की जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, हमें ये इतना विश्वास। ठीक है जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सुखराम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण दास हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुमार राकेश, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल धन्यवाद। और आगे एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में विधायी कामकाज भी आज शामिल है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा उच्च सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये बिल अनुसूचित जनजातियों की सूची में झारखंड के कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का संशोधन करता है। ये समुदाय हैं देशवारी, गंझू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खौरी, खेरी, तमारिया या कहें तमड़िया और पुरान समुदाय। इसके अलावा झारखंड की SC सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में भी संशोधन किया गया है। यह विधेयक राज्यसभा में 7 फरवरी को पेश किया गया था। और फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम राज्यसभा का एजेंडा देख रहे हैं मोहम्मद फातेह टीपू। तो विधायी कामकाज भी आज लिस्टेड है और संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में विचार होना, एक तरह से इसकी शुरुआत होगी विधायी कामकाज की आज। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने कल हंगामा करने की कोशिश की कि कार्य में व्यवधान पैदा किया जाए, लेकिन वो अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए। उसके बावजूद भी काम
जो विधायी कामकाज था वो सुचारू रूप से चला, तो ऐसी आज भी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि देखिए, आप अगर पूरे बजट सत्र पर गौर करेंगी तो किसी भी तरह का कोई व्यवधान फिलहाल साल 2 साल के बाद देखने को मिला कि कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। लेकिन कल की अगर हम उसको एपिसोड को छोड़ दें तो आज भी फिलहाल विपक्ष का ऐसा ये फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि किसी भी तरह का उनका प्रयोजन है कि वो व्यवधान पैदा करेंगे। हालांकि ये गंभीर मुद्दा है विपक्ष के ज़रिए से, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल गैस के दाम हो या रसोई गैस के बढ़ती हुई कीमतें हो या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो हो। तो फिलहाल प्रीति, आज जो विधायी कामकाज है वो सुचारू रूप से चलने की उम्मीद की जा रही है। जी प्रीति। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद फातेह टीपू, और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात हम क्वेश्चनर यानी प्रश्नकाल की करेंगे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। सांसद रक्षा निखिल खाट से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से बायोमास गैसीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद नबा हीरा कुमार सरनिया आवासन और शहरी कार्य से प्रधानमंत्री आवास योजना से के अंतर्गत आवासों के आवंटन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एम के राघवन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हज यात्रा आरोहण स्थल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अब्दुल खालेक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से कौशल विकास पहल योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रविंदर कुशवाहा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सीएनजी स्टेशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी रविंद्र जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डी रविकुमार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद पीपी चौधरी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उस्ताद योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सौमित्र खान विद्युत मंत्रालय से सौभाग्य के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कुरुबा गोरानतला माधव जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल जल शक्ति मंत्रालय से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद बीके श्रीकंदन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पालक्काड कोझिकोड ग्रीनफील्ड राजमार्ग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जल शक्ति मंत्रालय से भूजल स्तर में गिरावट से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उन्नयन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर राजश्री मलिक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद भर्तृहरि मेहताब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आर्थिक गलियारे के विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय सेठ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से झारखंड में कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद श्रीधर कोटागिरी जल शक्ति मंत्रालय से ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अपरूपा पोद्दार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से हमारी धरोहर योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की बात करेंगे। इस दौरान पर्यटन, युवक कार्यक्रम और खेल, संस्कृति, विदेश, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद रजनी अशोकराव पाटिल पर्यटन मंत्रालय से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य पर्यटन मंत्रालय से उड़ीसा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
सांसद संजय राउत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव संस्कृति मंत्रालय से रोजगार प्रदान करने के लिए कला और संस्कृति को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जोस्की मणि विदेश मंत्रालय से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एमवी श्रेयस कुमार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वनीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक श्रम और रोजगार मंत्रालय से स्नातक और शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी श्रम और रोजगार मंत्रालय से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी प्रधानमंत्री मंत्रालय से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी विदेश मंत्रालय से भारतीय निर्यातकों की लंबित बकाया राशि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद हरद्वार दुबे श्रम और रोजगार मंत्रालय से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद रिपुन बोरा विदेश मंत्रालय से विदेश में रह रहे भारतीयों से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद जी.सी. चंद्रशेखर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कर्नाटक में अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक प्रकाश संस्कृति मंत्रालय से पूजा स्थलों का सुंदरीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद महेश पोद्दार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से गंगोत्री हिमनद यानी कि ग्लेशियर के पिघलने से जुड़ा सवाल करेंगे। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज भी इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।